नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बड़ी बहस मुकाबला का। पुलिस के सामने अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माहौल गर्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सारे विरोधी योगी पर हमला बोल रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जुर्म की इंतहा हो चुकी है। योगी विरोधियों का यह भी कहना है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अब प्रदेश में कानून का राज नहीं है। ओवैसी इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह रहे हैं। कांग्रेस भीड़ तंत्र और गोली तंत्र का नाम दे रही है। कोई बिहार की कानून व्यवस्था को यूपी से बेहतर बता रहा है। प्रियंका गांधी न्याय और कानून के राज की मांग करने लगी हैं। बीजेपी की तरफ से भी हमलों का जवाब दिया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने अतीक अशरफ के पाप और पुण्य के हिसाब की बात की है, तो गिरिराज सिंह एक हाथ और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अतीक अशरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के कुछ राज खोलने जा रहा था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। विरोध में रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ गन की बात हो रही है, तो सरकार की तरफ से डिवाइन जस्टिस जैसे डायलॉग बोले जा रहे हैं। अतीक और उसके माफिया ब्रदर्स बने, इसमें सियासत का रोल निभा रहे हैं। वो ध्वस्त हुए, इसमें सियासत का रोल है। वो जिंदा थे तब तक सियासत हुई और अब जब मर गए तब भी सियासत हो रही है। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। अतीक और उनके भाई, जो भाई भी एमएलए रहा, भाई भी 2 बार एमएलए रहा इलाहाबाद। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या सरेआम पुलिस और मीडिया के कैमरों के सामने कर दी गई है। हत्या करने वाले 3 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस डबल मर्डर कांड ने योगी विरोधियों को मौका दे दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी के सारे विरोधी मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। संविधान मौजूद है, ये काम अदालत से कराते। अदालत अगर उन्हें फांसी भी दे देती हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन ये जुल्म है। कानून व्यवस्था कहाँ रही है? ये कानून व्यवस्था, जब कानून पर हुकूमत नहीं चल रही तो व्यवस्था है ही कहाँ? अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। हत्या के बाद अतीक और अशरफ के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस की सहानुभूति साफ दिखाई दे रही है। अतीक और उसके भाई में गैंगस्टर की बजाय सबको सांसद और विधायक दिख रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ये हत्या है, ये काम अदालत से होना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो मायावती अतीक की हत्या को लेकर चिंतित हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी कह रहे हैं कि हत्या गलत है, सजा कोर्ट से मिलनी चाहिए थी। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये बात तो सच साबित हो गई। और इस वक्त जब सारी पुलिस उसको घेरे हुए है, वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि 1 फीट 1.5 फीट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में, ये कैसे मुमकिन है? इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू नजर आती है। अतीक अशरफ की हत्या को बीजेपी के कुछ नेता आसमानी फैसला बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिंदगी भर जो इन्होंने दूसरों के साथ किया, अंत में वही हश्र इन माफियाओं का भी हुआ है। फिलहाल सरकार हत्या की जांच में जुट गई है। प्रकार से
आज इन दोनों की जो हत्या हुई है, तो इन लोगों के एक लंबे आपराधिक जीवन में जिस प्रकार से इन लोगों ने न जाने कितनों के साथ अनाचार किया होगा, कितनों के साथ में इन्होंने अत्याचार किया होगा, कितनों की हत्या की होगी, कितनों से अपहरण किया होगा, कितनों से फिरौती वसूली होगी, कितनों को अपमानित किया होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इनमें से कौन किस बात को लेकर, जब इनका आज आतंक का साम्राज्य चरमरा गया है, तो आज आकर इनके ऊपर इस प्रकार का हमला कर दिया। तो हमला तो खैर पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल के ऊपर भी हुआ था, इनके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन खैर जिन्होंने भी हमला किया वो पकड़ गए हैं। जांच का विषय है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। अतीक की हत्या के बाद जांच टीम का गठन कर दिया गया है। शूटर्स के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, लेकिन योगी के विरोधी इसमें अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। हत्या के पीछे पुलिस की नाकामी बता रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अतीक के हत्यारों का सरगना कौन है, अतीक की हत्या का साजिशकर्ता कौन है, विपक्ष हत्या पर सियासत क्यों कर रहा है, माफिया की हत्या पर न्याय की दुहाई कौन दे रहा है, अतीक के लिए न्याय की गुहार लगाने वाले कौन हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी जो लगातार प्रयागराज से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। अभय पाराशर हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हैं। अभय, मैं देख रही हूं कि पीछे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट के बाहर का जो इलाका है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी है, कितना वक्त लग सकता है, तीनों आरोपियों को लेकर कब निकलेगी यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस कोर्ट के लिए? देखिए बिल्कुल प्राची, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। भारी पुलिस बल जो है इस वक्त यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी तरीके से ये जो लोअर कोर्ट जाने वाली रोड है इसे बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं प्रयागराज पुलिस के वो भी यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लगातार ले रहे हैं और इस रोड पर किसी को भी जाने के लिए यहाँ पर मना कर दिया गया है। बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में तीनों आरोपियों को यहाँ पर लाकर पेश किया जाएगा, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग की जाएगी। कितनी देर के अंदर विशाल यहां पर लेकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब 5 बजे के आसपास का वक्त हो गया है, जल्द से जल्द पेश भी करना होगा, संडे का भी दिन है। देखिए चूंकि संडे का दिन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ही आज बैठते हैं, नॉर्मल कोर्स का जो कोर्ट होता है वो नहीं चलता है। यही वजह है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले आधे घंटे में किसी भी वक्त यहाँ पर पुलिस जो है प्रयागराज की वो तीनों आरोपियों को, तीनों शूटर्स को जो कल अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रयागराज पुलिस निश्चित तौर पर अप्लाई करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। खाली उनके ये कह देने से कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने आकर के अतीक को और अशरफ की बेरहमी से हत्या कर दी, ये नहीं माना जाएगा। पुलिस उसको पूरी तरीके से इंश्योर करना चाहती है, न सिर्फ उनके बयान के आधार पे बल्कि जो अपना इन्वेस्टिगेशन है उसके भी आधार से। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड हो, प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद सच सामने आए, जिसको जानना। अच्छा एक जानकारी और दे दीजिए, एक जानकारी और दे दीजिए, वो फॉलो कर रहे थे। मैं आऊंगी आपके पास अभय, तमाम जानकारी आपसे लूंगी। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि इस वक्त नजर अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम पर भी है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा वैसे ही फिर उनके शवों को लेकर जाया जाएगा कसारी मसारी कब्रिस्तान। कुमार सोनू, क्या अपडेट है आपके पास, पोस्टमार्टम कब तक खत्म हो जाएगा दोनों का? देखिए माना जा रहा है कि 6:15 बजे तक दोनों का शव जो है वो कसारी मसारी के इसी कब्रिस्तान में लाया जा सकता है। फिलहाल तमाम सुरक्षा बल यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। कब्रिस्तान के मेन गेट को कॉर्डन ऑफ किया गया है बैरिकेड्स के जरिए और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया। आला अधिकारी जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ पूरे कसारी मसारी के इलाके पर, खासतौर पर कब्रिस्तान उससे सटे हुए जो घर हैं वहां पर ड्रोन के जरिए नजर रखी
जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा दूं कि चप्पे चप्पे पर आपको सिर्फ खाकी वर्दी में यूपी पुलिस और नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे। दरअसल यहां पर आज दोनों भाइयों का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल कफन दफन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद यहां पर दोनों भाइयों को जो है कब्र में दफन किया जाएगा। तो उसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो गवारा है वो लाया जा चुका है, जो लकड़ियां हैं वो इकट्ठी की जा चुकी है। इसके अलावा फूल और जो दूसरी चीजें जरूरी होती हैं वो सब सामान यहां पर लाया जा चुका है। और जो परिवार के लोग हैं वो यहां पर एम्बुलेंस में ही सीधा पहुंचेंगे और सिर्फ जो परिवार के लोग हैं उन्हीं को अंदर जाने की इजाजत होगी। वो भी उनकी आइडेंटिटी जो है पहले डिस्क्लोज होगी, पहले वो चेक किया जाएगा। पुलिस को अपनी आईडी कार्ड दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे और साथ ही उनकी फोटो भी खींची जाएगी ताकि कल को अगर कोई भी बात हो तो एक एक व्यक्ति की आसानी से पहचान की जा सके। तो तस्वीरें आप देखें, इस बैरिकेडिंग के आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये वही कब्रिस्तान है जहां पर असद को भी दफन किया गया था और अब असद और अतीक की ठीक है, जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है हमने देखा कि सख्ती भी लगातार बढ़ती जा रही है और सख्ती बढ़ रही है तो अंदर कब्रिस्तान में जाने से भी अब इनकार कर दिया गया है। इससे पहले इंडिया टीवी ने कब्रिस्तान के अंदर की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी। अभी फिलहाल क्या जानकारी है? विशाल भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई अपडेट मिल रहा है क्या पेशी को लेकर? देखिए, पेशी को लेकर यही अपडेट है कि 15 से 20 मिनट के अंदर कभी भी तीनों जो आरोपी हैं जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ को बिल्कुल पास से गोली मारी उनको यहां पर पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेश करना उन्हें इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तो ये बात कर रहे हैं कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे, लेकिन साबरमती जेल से निकलने से, बरेली जेल से निकलने से दोनों भाइयों के वो पीछे कब से लगे, कब उन्होंने यहां पर रुकने का ठिकाना लगाया, कब उन्होंने साजिश रची? विशाल, कई सारे सवाल हैं क्योंकि जो आपने खबर दी कि वेपन जो है वो बॉर्डर पार से आए थे, पाकिस्तान से वेपन आए थे, तो ये बहुत बड़ा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और बड़ा माफिया बनना चाहते थे। प्रयागराज में अतीक अहमद को मार के अपना नाम कमाना चाहते थे। देखिए, दो चीज़ें इसमें समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। पहला चीज़ तो ये है कि जो वेपन मिला है, वेपन ऐसा वेपन नहीं है कि वो आसानी से इंडिया में मिल जाता है। ये ऐसा वेपन है जो कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आता है और इलीगल तरीके से अतीक के गुर्गे इसको लिया करते थे, ऐसा रिमांड कॉपी में लिखा था। लेकिन यहाँ तो ये अतीक के गुर्गे नहीं थे, यहाँ इन्होंने अतीक की हत्या कर दी, यानी कि समकक्ष के लेवल का मामला 100% लगता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर वो सिर्फ बड़ा माफिया बनना चाहते थे तो अतीक और अशरफ को ही टारगेट करना क्यों चुना? सवाल ये उठता है कि और भी बहुत सारे तरीके होते थे। वो जानते थे कि वहाँ पुलिस की प्रेजेंस होती है, वहाँ उनकी जान भी जा सकती थी। वो अलग बात है कि यूपी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उनका कहना था कि अगर मौके पर पुलिस रिटेलिएट करती तो शायद कुछ मीडिया कर्मी भी निशाना बन जाते और इसकी वजह से पुलिस के लोगों ने बिल्कुल, देखिए मामला बहुत संवेदनशील है और जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उसके बाद अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस और क्या खुलासे करती है और पुलिस को अभी तक की पूछताछ में क्या मिला है। अभय, मैं लौटूंगी आपके पास, विशाल भी आपके साथ बने हुए हैं, मैं सोनू आपके पास भी लौटूंगी। लगातार लाइव अपडेट अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं क्योंकि अब इस खबर पर लगातार राजनीति भी हो रही है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। सुब्रत पाठक बीजेपी सांसद तो मेरे साथ हैं, अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ नाहिद लारी खान हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, और AIMIM से पक्ष रखने के लिए दानिश कुरैशी भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुब्रत पाठक जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। दो माफिया जो हाईली थ्रेट में थे, आपके बड़े बड़े अफसर इस बात को स्वीकार कर चुके थे प्रेस के सामने कि थ्रेट है इन दोनों के लिए। इन दोनों को जब साबरमती से लाया जाता है तो सुरक्षित आप इन्हें पहुंचा देते हैं प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे घट जाती है कि इन दोनों की सरेआम हत्या हो जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं? कौन है जिम्मेदार? अब कोई मीडिया के बेस में आ जाता है, आप जानते हैं कि मीडिया कर्मियों की होती है और उसके बाद में उनके बीच में कोई आकर घटना को अंजाम देता है। पुलिस फायर करती तो ऐसा ना होता किसी मीडिया कर्मी को लग जाए। तो कुल मिलाकर अब इसको लेकर तो सरकार ने गंभीरता से लिया है। तत्काल सभी को 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक न्यायिक उसका जांच की कमेटी भी बना दी है। अब जो भी इसमें निकल कर आएगा उस पर गंभीर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि वो माफिया बनने के लिए यहाँ के ऊपर आए थे, तो ये आखिर ये माफिया का फैशन शुरू किसने किया या माफिया बनने किसकी प्रेरणा से आए
देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध को संरक्षण देकर अतीक बना दिया, मुख्तार बना दिया, और इन लोगों ने जिस प्रकार से अरबों खरबों की संपत्ति को एकत्रित किया, अभी आपने देखा होगा 1500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति तो इनकी केवल जब्त हो चुकी है। अभी कितनी बेनामी है कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा से इतना बड़ी रकम, और ये तो जो आंकड़े हैं ये तो मैंने एक तरीके से सरकारी आंकड़े हैं। ठीक है पाठक जी, लेकिन आप कब तक समाजवादी पार्टी को कोसते रहेंगे? हालांकि मैं इस सवाल का जवाब नाहिद लारी से लूंगी, लेकिन सर मेरा सवाल इस बात को लेकर था, आपने जो कार्रवाई की है इस घटना होने के बाद, मैंने उससे कोई आपत्ति नहीं जताई है, मैंने उससे कोई डिनाई नहीं किया है। मेरा सवाल ये था कि वो दो माफिया जो हाईली थ्रेट में थे, वो दो माफिया जिन्हें आप जानते थे कि उनके जो दूसरे गुट के लोग हैं, उनके जो दुश्मन हैं, वो उन पर हमला कर सकते हैं, कुछ भी उनके साथ हो सकता है, इतनी ढिलाई कैसे बरती गई कि पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में उन पर गोलियां चल गई? नहीं, आपने देखा होगा कोई ढिलाई नहीं थी। अब पुलिस खड़ी थी, पुलिस वहां उनके सुरक्षा में थी। अब लेकिन अब कोई बीच में बता तो रहना कि कोई मीडिया के करे तो आगे तो अब इन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई मीडिया वाला भी पास आए, भगवान न जाने वो भी कि इसी देश में होगा। तो ये इस तरीके की चूक तो हुई है, इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, और उस पर जो भी है जांच कमेटी भी बनी है, इस पर कार्रवाई भी होगी। चलिए ठीक है, चूक तो हुई है, इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं आप, लेकिन ये चूक किस किस लेवल पर हुई है इस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन नाहिद लारी खान को मैं चर्चा में ले आती हूँ, चूंकि आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। नाहिद लारी खान जी, अब सीधे सीधे बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो माफिया था और माफिया बनाने का जो ट्रेंड था वो तो आपकी पार्टी ने सेट किया था, वो समाजवादी पार्टी ने सेट किया था, जिसे हम तो जड़ से खत्म कर रहे हैं। इसमें कानून व्यवस्था जैसे फेलियर जैसी बात तो कुछ है नहीं। प्राची जी, ये रुमाल जो नेता है वो उनके लिए है कि अपने आंसू पोंछे। 6 साल से ज्यादा हो गया है भाजपा सरकार में, और अब भी जो समाजवादी पार्टी के नाम को लेकर रोते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। इनको ये रुमाल दीजिए, अपने आंसू पोंछे। अरे सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार, और भाजपा की सरकार में दिन दहाड़े गोली बम बंदूक चल रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही, चाहे वो उमेश पाल की हत्या हो, चाहे वो अतीक की हत्या हो। अब आप ये देखिए प्राची जी, आप ही का चैनल अभी दिखा रहा है, वीडियो दिखाया आपके चैनल ने कि रात को हत्या हुई अतीक की, तो साथ में जो पुलिस वाले खड़े थे, और पुलिस वाले के एकदम मुंह के पास से पिस्टल रिवॉल्वर चलाई हत्यारे ने, और पुलिस ने जो है अपनी रिवॉल्वर जो है निकाली नहीं। तो क्यों नहीं निकाली रिवॉल्वर? क्या इसलिए नहीं निकाली कि पुलिस को मालूम था कि हमारे ऊपर तो ये गोली चलाएंगे नहीं, ये तो जो है सिर्फ अतीक और अशरफ के ऊपर गोली चलाएंगे? या इसलिए नहीं निकाली रिवॉल्वर की जो बात सुनने में अक्सर आती है कि सरकार जो है पुलिस को गोलियां नहीं दे रही है चलाने के लिए, ये ऐसी बात सुनने में आती है, और पुलिस के पास केवल जो रिवॉल्वर शो के लिए रखा है। तो इस बात पर भी प्रश्न उठता है। अच्छा, अब दूसरी बात सामने आ रही है कि ये हत्यारे कह रहे हैं कि हम बड़े अपराधी बनना चाहते थे। तो बड़े अपराधी बनना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या इनको अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह से पुलिस कस्टडी और मीडिया के सामने जो है जाके 2 लोगों की हत्या कर देंगे, और पुलिस इनको जो है इनके ऊपर गोलियां नहीं चलाएगी? क्या इनको ये मालूम थी ये बात कि इनके ऊपर गोलियां पुलिस नहीं चलाएगी, इनकी हत्या इन रिटर्न इनको मार दिया जाएगा? क्या इनको ये बात मालूम थी जो हत्यारे हैं कि हमारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी? तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखिए कि उमेश पाल हत्याकांड में भी भाजपा के लोग शामिल थे, भाजपा के नेता शामिल थे, और इस हत्याकांड में भी जो है बीजेपी के भाजपा के मंत्री के साथ, और ये भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, मैं आपके समक्ष ये रखना कि ये समझे कि ये रात को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले गए, और क्रिमिनल जो मीडिया बाइट दे रहे हैं, पुलिस कस्टडी में क्रिमिनल जो है मीडिया बाइट दे रहे हैं, तो आखिर कौन में शामिल थे? कोई साजिश थी कि इस प्रकार से क्रिमिनल्स जो है बैठ? चलिए ठीक है, ये आपके सवाल वाजिब सवाल हैं, और ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठी हुई है, नाहिद लारी जी, एक सेकंड, चूंकि बहुत सारे मेहमान मेरे साथ हैं, मुझे सबको वक्त देना है, फिर वक्त खत्म हो जाएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे लूं क्योंकि आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है, और ये सवाल जब आप एक विपक्ष के तौर पर पूछ रही हैं तो अच्छा लगता है नाहिद जी, लेकिन अगर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है तो फिर सवाल विपक्ष पर भी खड़े होते हैं। खैर, अनिला सिंह जी, जो आरोप या फिर जो सवाल नाहिद लारी जी पूछ रही हैं, ये सवाल तो आपकी सरकार से पूछा जाएगा ना। आप लोगों ने दावा किया, आप लोगों ने पूरी तरीके से बताया कि कितनी मजबूत सरकार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, 0 टॉलरेंस है अपराध के प्रति, लेकिन आप देखिए घटना हो गई, और इतनी बड़ी घटना हो गई। मेरी सबको राम राम। बिल्कुल घटना हुई, बड़ी घटना हुई, और पुलिस कस्टडी में थे ये दोनों अपराधी, और इनकी हत्या हुई है।
और ये जांच का विषय है। जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 लोगों की कमेटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बना भी दी है। वो इन्वेस्टिगेट करके 2 महीने में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो पूरा जो कल हादसा हुआ है उसको लेकर आप लोगों के सामने, सबके सामने जो अपना वर्डिक्ट भी रखेंगे। मुझको लगता है तब तक हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। चाहे वो लेडी करमचंद नाहिद लहरी हो, वो भी अपने जो सोच है अपने पास रखें। ये हाइपोथेटिकली ये जो अनाउंसमेंट्स होते हैं ना, और इस प्रकार की भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी को लेकर भौं 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 करके रोते रहते, हमें रोने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जैसे कर्म है ना, जिस प्रकार के लोगों को गोदी में बैठाकर आप लोगों ने आतंकी और अपराधी बनाया है, उत्तर प्रदेश को जलाया है, वो पूरा प्रदेश जानता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में ना तो विश्वास है ना विश्वास रहेगा यूपी की जनता को। ये योगी की सरकार है साहब। यहाँ जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो या कोई और हो। अनिला जी, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी कि आपकी सरकार गंभीर सरकार है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन प्रश्न तब उठते हैं अनिला जी, जब ये घटना होने के चंद मिनटों बाद आपके बड़े बड़े नेता, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ ऐसा बयान देते हैं जो शायद सवालों के घेरे में आ सकता है। स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट आया, पाप पुण्य का हिसाब होता है। सुरेश खन्ना साहब कह रहे हैं ये तो आसमानी यहां पर न्याय हुआ है। अब इसे किस दिशा में समझे जाए? देखिए, जैसे जिस प्रकार से जो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए उसी प्रकार की एक नेचुरल भाषा निकलती, ठीक है। ये माफिया डॉन जघन्य अपराधी थे, पता नहीं कितनों के घर उजाड़े हैं, कितनों की मांगे इन्होंने उजाड़ी है, जिसकी वकालत जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल आज की तारीख में कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी जितनी भी सहानुभूति है वो इन माफियाओं के साथ है। पर मैं ये कहती हूँ क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा प्रदेश जो है वो कानून पर चलता है। जिस प्रकार इन दोनों की हत्या हुई है वो नहीं होनी चाहिए, पर हुई है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कह रही है उसके सुनने के बाद, ठीक है दानिश जी, क्या जल्दबाजी कर रहा है विपक्ष हमला बोलने में, इसे सांप्रदायिक रंग देने में? क्या विपक्ष बहुत जल्दबाजी कर रहा है? जैसा कि अनिला जी कह रही है, इंतजार करिए, अभी सरकार कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस भी अपना पक्ष रख रही है, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। दानिश जी, आवाज मिल रही है? दानिश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं सवाल दोहरा देती हूं। सर, विपक्ष बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है इसे सांप्रदायिक रंग देने में? चलिए, मैं दानिश जी आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे समझती हूं कि इस घटनाक्रम को वो किस तरीके से देखते हैं। शांतनु गुप्ता जी, ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसके बाद सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है, सवाल यूपी पुलिस पर भी है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि कस्टडी में इतनी ढिलाई आखिर कैसे बरती गई। लेकिन विपक्ष कभी इसे तालिबानी देश से जोड़ दे रहा है, विपक्ष कभी कहता है कि एक विशेष वर्ग पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो क्या इसे इस चश्मे से भी देखा जाना चाहिए? देखिए साक्षी जी, अतीक अहमद का जो आतंक था पिछले 40 साल का था। अब पिछले 40 साल में आपकी जनता को जान के, आपके दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि उनकी एक बार भी सेंटेंस नहीं हो पाया। हाईकोर्ट में एक बार उनकी जब बेल की एप्लीकेशन पहुंची तो 10 जजों ने उनको अपने आप को रिक्लूज कर दिया और फिर 11वें जज ने भी उनको बेल दे दी। तो पहली बार वो एक सजा के डर में आए थे। तो किसके राज खुलने वाले थे वो भी एक इसमें रीजन होगा। लेकिन जो विचलित करती है बात, प्रोसीजर लैप्स है, बिल्कुल प्रोसीजर लैप्स है यूपी पुलिस का, उसके लिए जांच भी बिठाई गई है। लेकिन जो विचलित करती है बात कि असदुद्दीन ओवैसी को, अखिलेश यादव को, कपिल सिब्बल को, इनको 3 एट्रीब्यूट दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है ये एक्स मुसलमान है, ये तो एक्स एमपी हैं, ये तो एक्स एमएलए हैं। तो ये एक माफिया में, जो दुर्दांत एक माफिया है जिसमें 117 से ज्यादा केस हैं, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, राइटिंग के, उसमें अब एक एक्स एमएलए, एक्स एमपी दिख रहा है वो। और इसको राजनीतिक रंग, और भी दानिश जी की आवाज आएगी तो देखिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, प्रियम्प्ट कर रहा हूँ, जब दानिश जी की आवाज आएगी तो इसमें आपके चैनल पे उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करेंगे। मैं तो बल्कि इंडिया टीवी जैसे जिम्मेदार चैनल को कहूंगा, इस तरह के लोगों को ना बुलाएं चैनल पे कुछ लोग। ठीक है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष की तरफ से तो बुलाया भी जाएगा ना। और देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता शांतनु जी कि वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन पुलिस के सामने एक घटना घटी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो घटना घटी है इस पर सवाल खड़े करना तो लाजमी है, और जो वाजिब प्रश्न विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब तो सरकार को देना होगा ना।
नहीं, निश्चित तौर पर प्राची। और दानिश जी मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। शांतनु जैसे लोग जो बीजेपी के छुपे दलाल है, राजनीतिक दानिश जी प्लीज 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 अपने शब्दों को प्लीज देख लीजिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। उम्मीद करता हूँ दानिश जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो शब्दों की मर्यादा रखिएगा। मैं आ रही हूँ दानिश जी आपके पास, त्रिपाठी जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगी। त्रिपाठी जी। प्राची, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, बहस को स्तरहीन कर देने की कोशिश होती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जवाब सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही पूछा जाना चाहिए, और मैं भी योगी आदित्यनाथ की ही जवाबदेही ठहरा रहा हूं। लेकिन कुछ बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि अब जरूर निकलना चाहिए, मिलना चाहिए। पहली बात तो ये जो मंत्री जी लोग भाजपा के बोल रहे हैं ना, बेहूदी बयानबाजी जो है बंद करें। ये जो ट्विटर पर और फेसबुक पर और लिख रहे हैं कि ईश्वरीय न्याय हो गया इसका, ये इसके लिए वो मंत्री नहीं बने, थोड़ा शर्म करें। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा सवाल है कि अतीक अहमद हो या प्रदेश में कोई भी माफिया हो, उसका जो गुंडागर्दी का राज था वो पिछले 5 वर्षों में खत्म हो गया। कब ये फिर से लगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है? जब उमेश पाल की हत्या हुई। और आप सोचिए कि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होते तो शायद राष्ट्रीय मीडिया से लेकर हम लोग ये बहस ही नहीं कर रहे होते किसने मार दिया, कैसे मार दिया। उनके खिलाफ योगी सरकार ने बिना किसी हिचक के जो एक अपराधी के खिलाफ, एक माफिया के खिलाफ जो करना चाहिए वो किया। लेकिन कल रात में जो हत्या हुई उसने फिर से नया सवाल खड़ा किया है। और क्या कौन लोग हैं जिनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो? कौन लोग हैं जिनको ये लगता है कि गुंडा राज के बदले गुंडा राज ये वाला नैरेटिव गढ़ा जाए? और कौन लोग हैं जिनको अतीक और अशरफ के मुंह खोलने से दिक्कत थी? ये भी सवाल खड़ा होता है। शायद ऐसे ही लोग इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अपराधी को अपराधी की तरह देखिए, सरकार से सवाल पूछिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है दानिश कुरैशी जी, एक अपराधी को अपराधी के तौर पर देखना आप लोग कब शुरू करेंगे? एक अपराधी का पहले आप धर्म बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि कैसे एक धर्म विशेष इतना प्रताड़ित हो रहा है। सर ये एक घटना हुई है, एक वारदात हुई है, यहाँ पर पुलिस पर सवाल है, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत क्या है? धर्म विशेष इतना प्रताड़ित हो रहा है। सर ये घटना हुई है, वारदात हुई है, यहाँ पर पुलिस पर सवाल है, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत क्या है? देखिए प्राची, सबसे पहले दानिश जी आप बोलिए प्लीज। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं प्राची जी, दरअसल सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि योगी की सरकार ने जो कमीशन, जो SIT का गठन किया है, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के मातहत जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वहां पे सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था। दूसरे नंबर की बात, सवाल आके यहाँ खड़ा होता है कि अतीक अहमद की हत्या जो है वो पुलिस के सिक्योरिटी के घेरे में, आम तफ्तीश में नहीं हुई थी, उसने अपनी जान को खतरा है इस बात का भी वो किया था और उसको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर सवाल करते हैं ना, तो ये सवाल सुनते ही ये सारे जो छुपे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बिलबिला उठते हैं। देखिए अभी भी जिनके ऊपर आरोप है उनके ऊपर FIR में क्या लगाया, 302 और 307, जबकि वो पुलिस की सिक्योरिटी में थे। तो दिक्कत बात यह होनी चाहिए थी कि ये स्टेट के खिलाफ युद्ध की धाराएं लगनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन वो नहीं लगाया। तो ये जो सारी चीजें जो निकल के आ रही है ना प्राची, ये तो सीधे सीधे दिखा रही है कि इसमें किसका रोल है। बताइए तो आप, इनको धाराएं लगाने में कौन रोक रहा था? तो इनको वहां भी परेशानी है। अभी हम अनिला सिंह जी से पूछेंगे तो वो इस पर जवाब नहीं देंगी, वो ये कहेंगे कि सांप्रदायिक बात कर रहे हैं दानिश भाई। बताइए तो आप। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन सवाल आपसे भी है। आप एहसान जाफरी से कंपैरिजन कर रहे हैं इस घटना की, मैं इस पर आपसे सवाल लूंगी। दानिश जी, तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लाइव अपडेट भी प्रयागराज से लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। अनिला जी, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, नाइट जी ने लगातार आप पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि ये जंगल राज की पराकाष्ठा नहीं है तो फिर क्या है? ट्वीट भी इन्होंने किया है, इनके नेता ने किया है। नहीं, जिस प्रकार से ये यादव परिवार, समाजवादी पार्टी का जो ये यादव परिवार है जो पूरी समाजवादी पार्टी को चलाता है, जिस प्रकार से ये एडवोकेसी वकालत कर रहे हैं अतीक अहमद की, शुरू से हमने देखा है हर प्रकार की वकालत, आंसू टपकाने से लेकर गुस्सा दिखाने तक हर प्रकार की वकालत जो है। इतनी बेचैनी अखिलेश यादव जी में मैंने दूसरी बार देखी, पहली बार देखी जब डिम्पल यादव जी के
प्रति किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे उनको गुस्सा आया और वो जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए थे लखनऊ में। दूसरी बात, अब हम अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए एक बेचैनी, एक गुस्सा, एक अफसोस देख रहे हैं। कारण क्या है मुझे भी नहीं पता है, पर एक अपराधी के लिए, एक माफिया के लिए, एक डॉन के लिए इतनी रहमदिली मुझे समझ में नहीं आता है। आपको लगता है हम नहीं चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये हमारी सरकार के टाइम पर हो रहा है कि इसकी पेशी हो रही है? इन लोगों के टाइम पर तो उसके मुकदमे वापस होते थे क्योंकि सरकार वही चलाता था। बीएसपी के टाइम पे मुख्तार अंसारी जैसे जो अपराधी है वो चलाते थे, समाजवादी पार्टी के समय अतीक अहमद जैसे अपराधी हैं वो चलाते थे सरकार। और जब योगी सरकार आई है तो अपराधी, माफिया, डॉन जो है इनको जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मटिया मेट कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है। अनिला जी, इसीलिए आरोप लग रहे हैं आप पर। विपक्ष कह रहा है कि आपकी जो भाषा थी विधानसभा में मिट्टी में मिला देंगे। आपने पहले ये बता दिया था कि आपकी मंशा क्या है, और अतीक भी बार बार कह रहा था कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे इसी वजह से यूपी लेकर जाया जा रहा है। नीयत ठीक नहीं है यूपी पुलिस की। लीजिए मैं दोबारा क्या देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में माफिया, डॉन, जघन्य अपराधी मट्टी में मिला दिए जाएंगे। दोबारा कह दिया, वही कह दिया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की लाइन है। यहाँ इनकी कोई जगह नहीं है। अगर मुहावरों का मतलब नहीं आता तो जाके अपने जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उसके प्रधानाचार्य को पकड़े और पूछे कि हमें हमारी हिंदी इतनी खराब क्यों है। ठीक है, मुहावरे के रूप में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है उसको अगर पकड़ के बैठते लिटिल मीनिंग में। मैं दोबारा कहती हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में माफिया, डॉन, जघन्य अपराधियों की बिल्कुल कोई जगह नहीं है, मट्टी में मिला दिए जाएंगे। ठीक है नायक जी, इस कल हुआ है नायक जी, जो मुख्यमंत्री ने कहा था इस बात पर आपत्ति थी और आपके आज तमाम नेताओं ने उस बयान को कोट कर कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है, विधानसभा में जब ऐसा कहा है तो प्रदेश में तो फिर ऐसा होगा ही। फिर से दोहरा रही अनिला जी तो बैठकर आपके सामने कि ऐसा ही होगा, प्रदेश में किसी भी माफिया की कोई जगह नहीं है। आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं नाहिद जी आपके पास आऊंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा और बढ़ गई है। प्रयागराज जिला कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद तीनों आरोपियों की पेशी होनी है, जिसको देखते हुए सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रयागराज पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंचेगी और रिमांड की मांग की जाएगी कोर्ट से, पुलिस की तरफ से। वही तीनों आरोपी हैं जिन्होंने कल रात अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी, पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी थी। आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह से लगातार इनसे पूछताछ हो रही है और जो मोटिव इन्होंने बताया है वो ये कि ये बड़े माफिया बनना चाहते थे। नाइक जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जो आरोप आप पर लगा रही हैं अनिला जी कि आपको क्यों हमदर्दी होने लगती है और जिस डायलॉग से आपको आपत्ति है वो दोबारा दोहरा रही हैं। देखिए भाजपा जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है, ये तो जनमानस कह रही है कि सत्ता के नशे में, सत्ता घमंड में ऐसी भाषा का प्रयोग करती है। अरे तो शर्म आना चाहिए, यहाँ बैठे तो शर्म आना चाहिए भाजपा को कि भाजपा की छत्र छाया में दोनों की हत्या हुई है। कल रात को इनके नाक के नीचे दोनों की हत्या हुई है, पुलिस बनी रही, मीडिया बाइट दिया करते, ये सब इनकी नाक के नीचे हो रहा था। और अभी आपका चैनल दिखा रहा था कि पुलिस बहुत भारी पुलिस बल तैनात है कब्रिस्तान में और ड्रोन से सब देखा जा रहा है। तो ये जो अतीक है ये पहले एमपी भी रहा, ये एक्स एमएलए भी रहा, तो जाहिर सी बात है जो एक्स एमएलए एमपी रहते हैं या लोकतांत्रिक सेनानी या फ्रीडम फाइटर होते हैं, जो भी इस तरह से ओहदे पर होते हैं, मंत्री होते हैं, नाहिद अली खान, इसी वजह से आप पर आरोप लगते हैं। मैडम, आप अपने शब्दों को देखिए, आप कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? आपको उसकी विधायकी, उसकी सांसदी याद आ रही है, आपको फ्रीडम फाइटर से कंपैरिजन याद आ रहा है, लेकिन वो क्या करता था इस प्रदेश में, आपको मुझे फिर से याद दिलाना पड़ जाएगा कि 100 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे। नाहिद जी, अरे प्राची जी एक बात समझिए आप, देखिए आपको, हमको, सत्ता में बैठे लोगों को, विपक्ष को ये बात याद रखनी चाहिए कि अंततः सबको शमशान घाट या कब्रिस्तान ही जाना। अभी देखिए त्रिपाठी जी बैठे जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कितने स्पष्ट तरीके से सख्त बात कही
कि बहुत ही बेहूदी बातों का बहुत ही बेहूदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मंत्री। उन्होंने कहा कि ठीक है नाहिद जी, ये सारी बातें ठीक है, सवाल हम भी उठा रहे हैं, सवाल अनिला जी से लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन मैडम आपको मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, आपको उसके अपराध याद नहीं आ रहे, आपको नहीं पता चल रहा कि वो कितना बड़ा अपराधी था, आप अभी भी विधायक, सांसद, फ्रीडम फाइटर्स, आप सुन रही हैं कि आप क्या कह रही हैं अतीक के लिए? नहीं, आपको नहीं याद होंगे क्रिमिनल है वो, ये बीजेपी को नहीं याद है कि वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल्स का जो है, जो भी फैसला क्रिमिनल्स के खिलाफ होगा वो माननीय कोर्ट से होता है, सबको कोर्ट के ऊपर विश्वास। तो आपके समय में भी कोर्ट थे, चलिए याद दिला दीजिए, चलिए याद दिलाइए अतीक के खिलाफ क्या फैसला हुआ आपके जमाने में, कोर्ट तो आपके जमाने में भी थे। नहीं सर, मैडम इधर उधर की बात मत करिए, चलिए ठीक है, मुझे नहीं मालूम, अनिला जी को नहीं मालूम, मेरे बाकी मेहमानों को नहीं मालूम, आपको मालूम है, बताइए क्या कितने फैसले कर दिए थे कोर्ट ने अतीक के खिलाफ? अरे अभी तो ये शांतनु गुप्ता बैठ कर बता रहे थे कि एक बार भी जो सेंटेंस नहीं हुआ, मतलब पिछले 6-6.5 साल से भाजपा की सरकार है और अभी तक एक बार। तो ये भी तो देख लीजिए, सेंटेंस भी इन्हीं की सरकार में हुआ है। आपने कितने साल राज किया है उत्तर प्रदेश में, बताना क्यों भूल जाती है नाहिद जी? आपसे सवाल कर लें तो आपको क्यों लगने लगता है कि आपके खिलाफ हैं? अरे आप सवालों को सुनना भी सीखिए, उनका जवाब देना भी सीखिए मैडम, थोड़ा सा पेशेंस रखकर आप चर्चा में आइए। शांतनु गुप्ता जी, जो नाहिद लारी खान कह रही हैं, ये सुनने में कैसा लगता है? चाहिए नाहिद जी एक देखिए बड़ी जायज सी बात है कि नाहिद जी को उसमें एक सांसद दिख रहा है, उसमें एक एमएलए दिख रहा है, उसमें स्वतंत्रता सेनानी दिख रहा है उन्होंने, क्योंकि 1996 से 2000 तक ये इन्होंने इलाहाबाद वेस्ट से विधायक भेजा, उसको 2004 से 2009 से फूलपुर की सीट से भेजा, 2014 में फिर टिकट दिया अखिलेश यादव ने। तो उनके तो एक्स कलीग हैं, उनके एक्स कलीग की बात चल रही है जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे। आप हल्का सा डालिए समाजवादी पार्टी और आपको तमाम फोटो मिलेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। और आपको पता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजू पाल विधायक बन गए बाईपोल में, इनका भाई अशरफ, ये जो अशरफ मारा गया कल, ये हार गया तो इनसे झेला नहीं गया, 27 लोगों के साथ मिलकर खरेआम उसको एक विधायक को चुने विधायक को गोली मार दी अतीक मेहता के लोगों ने। और जब पता लगा कि शायद वो थोड़ा जिंदा है तो हॉस्पिटल जाते फिर से गोलियां चलाई। तब नहीं लगता था नाहिद हसन लहरी को कि क्या उत्तर प्रदेश में होता है। आज तो वो मारा गया है। हाँ बिल्कुल गलत बात है, उसके हम सब चाहते थे कि न्यायालय से आदेश आए, और न्यायालय से आदेश इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पता लगता है कि कौन अनकंफर्टेबल है, वो किसके राज है उसके पास। वो ये भी बता रहा था कि उसके पास असला कहां से आता है, बाहर से आता है, तो वो सब पता लगता तो और पढ़ते भी खुलती, सब चाहते थे। बल्कि योगी सरकार नाहिद जी इसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। एक और बड़ी बात कही जा रही है मीडिया में और तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी पूछी जा रही है कि राज किसके खोलने वाला था, वो ये इस बात का डर किसको था? इस तरफ भी तो ध्यान देना होगा ना, वो किसका पुराना साथी रहा है? राज तो उन मंत्री के खुलने जा रहे थे जिनके ऊपर जो है अतीक की बहन ने बताया कि 5 करोड़ रुपए डकार गए, 5 करोड़ रुपए की बोरी डकार गए और वो दे नहीं रहे। तो राज तो इन्हीं लोग के खुलने जा रहे थे, इसीलिए तो बीजेपी का नेता तिवारी, इसी ने तो हत्या की है। अभी मामला तो सभी मीडिया में चल रहा है, फोटोज आ गई है, ये सब बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। आप इतने बड़े बड़े दावे कर रही हैं नाहिद जी, मुझे जाहिर सी बात है आप इतनी अच्छी प्रवक्ता है नाहिद जी, तो ऐसे ही इतने बड़े आरोप नहीं लगा रही होंगी, आपके पास कोई तो सबूत होंगे। जो आप कह रही हैं कि वो बीजेपी का नेता है, तो आपके पास तो बहुत बड़ा सबूत है मैडम, एक्सपोज करिए बीजेपी को, आप चली जाइए कोर्ट। नहीं, अरे प्राची जी, आप जिस तरह से विपक्ष में बैठे हम लोगों से सवाल कर रही हैं, ये सही बात है कि आप सत्ता पक्ष से भी सवाल कर रही हैं, लेकिन जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, यहाँ जंगल राज है, दिन दहाड़े जो गोली बम बंदूक चल रही है और भाजपा के संरक्षण में गुंडे महागुंडे नाहिद जी, जब आप जंगल राज की बात कर रही हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, यहाँ तक आपके सवाल जायज हैं, लेकिन जब आप एक अपराधी को फ्रीडम फाइटर से कंपैरिजन करने लग जाएंगी, आपको उसकी विधायकी और उसकी सांसदी याद आने लग जाएगी नाहिद जी, तो फिर मैं आपसे भी सवाल करूंगी, मेरा काम है सवाल करना, मैं आपसे भी करूंगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं त्रिपाठी जी से कमेंट लूंगी। कंपेयर किया होगा, आपने कंपेयर किया होगा नाहिद जी, आपने कंपेयर किया है, आपने कंपेयर किया है, अब आपको अपने स्टैंड पर कायम रहना नहीं आता है तो ये मेरी गलती नहीं है। यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम पैनलिस्ट ने सुना है, तो शब्दों को घुमाइएगा मत नाहिद जी, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि आप क्या कह रही थी और क्या नहीं कह रही थी। तो प्लीज मैडम, अगर आप अपने स्टैंड पर कायम रहना नहीं जानती हैं तो आगे से ऐसे शब्दों को दोहराइएगा मत और मुझे और मेरे चैनल को घसीटेगा मत अपनी इस गंदी राजनीति में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, आप देती रहिए सर्टिफिकेट जिसको देना है,
आप दीजिए अतीक अहमद को विधायक और सांसदी के सर्टिफिकेट, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो थोड़े से प्रश्नों को सुनने की भी आदत डाल लीजिए। त्रिपाठी जी, जो बातें अभी नाहिद लारी खान कह रही हैं और जिस बात पर वो इतना गुस्सा हो रही हैं, क्या ये गुस्सा इतना जायज है उनका? नहीं, देखिए, अब चूंकि इस पूरी बहस को हम लोगों ने अभी जो जहां हम पहुंच गए, अब इसके बाद तो हम शर्मसार होकर बहस खत्म करेंगे, क्योंकि एक अपराधी, एक माफिया अगर वो स्वतंत्रता सेनानी दिखने लगे, अगर उसको लोकतंत्र सेनानियों की तरह क्या सुविधा मिले इसकी चर्चा होने लगे, तो हम सब शर्मसार हो रहे हैं। और ये बात कोई छिपी हुई नहीं है कि बाकायदा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा था, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी अमेरिका से, गूगल से हम सब कुछ मंगा लेंगे। तो ये बहुत साफ दिखता है कि किस पार्टी को किसकी चिंता है। ये कोई जनता से छिपा हुआ नहीं है, और वो चिंता जनता को दिखती है तो जनता की चिंता बढ़ती है। वो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करके चिंता दूर कर लेती है। ये नेताओं को समझना चाहिए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका राज खोलना होगा, कौन हत्यारे हैं, इन हत्यारों के पीछे क्या है। लेकिन अगर अतीक के साथ या किसी भी अपराधी के साथ, ठीक है, जिम्मेदारी सरकार की है तो जिम्मेदारी उन लोगों को भी समझनी होगी। त्रिपाठी जी, जैसा आप कह रहे हैं, जो बेतुके बयान दे रहे हैं और एक अपराधी का कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे पास समय बस इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।